दोस्तों नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम सखियत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। नमस्कार। आज हम आपसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जिला पंचायत सीओ से लेकर के कलेक्टर और इस बीच में कितने उतार चढ़ाव आए। आपने अपनी शिक्षा जब शुरुआत की थी वहाँ से लेकर के लाइफ में क्या कुछ रहा और युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका बचपन कैसा बीता। देखिए, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से आता हूँ और हम लोग मतलब मेरी 12वीं तक की पढ़ाई गांव के एक स्कूल में ही हुई है। तो शुरुआत में हिंदी मीडियम स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र से पढ़कर 12वीं पास किया। पिताजी उसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य थे। माताजी हमारी गृहिणी हैं और हम 7 भाई बहन थे। 4 बहनें बड़ी हैं, 3 भाई हम हैं। उनमें से एक भाई को हमने भी कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में खोया। तो इन परिस्थितियों से, एक बहुत ही सामान्य सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से निकल कर हम लोग आए। 12th करने के बाद इंजीनियरिंग का, सारे दोस्त मित्र इंजीनियरिंग की ओर बढ़ रहे थे तो हम भी इंजीनियरिंग की ओर गए। संयोग से आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया। सुल्तानपुर के गवर्नमेंट कॉलेज है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के NIT सुल्तानपुर, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की। कुछ बीटेक के बाद भी अपने पास कुछ कंपनियों के ऑफ़र थे, लेकिन फिर मास्टर्स करने के लिए मैं दिल्ली आया। गेट क्वालिफाई ग्रेजुएशन के साथ ही हो गया था। मास्टर्स किया IIT दिल्ली में, वहाँ सोलर में काम करना शुरू किया। उसी समय जो IIT दिल्ली में सेमेस्टर टॉप करने पर एक जर्मनी की डैड फेलोशिप मिलती है, उसका भी मौका मिला, वहाँ से कन्फर्मेशन भी मिला। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि मैंने फिर सिविल सेवा की ओर आने का वो किया। मैंने वहाँ जाना छोड़ा और उस तैयारी में लग गया। 2 बार साक्षात्कार में असफलता मिलने के बाद तीसरी बार 2013 में सफलता मिली। और जब तक इधर जिस वर्ष मेरी PhD पूरी हुई, जो मैं सोलर पे कर रहा था, उसी वर्ष मेरा IAS में चयन हो गया और मैं छत्तीसगढ़ का में आ गया। सर, जिस तरीके से एक स्टूडेंट होता है, जब अपने जीवन काल में स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसी समय वो ठान लेता है कि उसे आगे जाकर के ये करना है। बचपन से क्या आपका सपना रहा था कि मुझे IAS बनना है? देखिए, मैं जिस विद्यालय में पढ़ा, जहाँ मेरा बचपन बीता, उस विद्यालय की एक परंपरा रही है कि लगातार वो विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी देता है। तो मैं अपने पिताजी को लगातार देखता था कि कई बार कई जिलों के जिलाधिकारी और कई लोग मिलने आते थे, अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेने आते थे। तो कहीं न कहीं मन में तो था। फिर पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिनमें विचार और दृढ़ हो गया कि सिविल सेवा के माध्यम से ही हम बहुत कुछ करने की एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, एक बचपन का जो प्रभाव और विद्यार्थी जीवन के कुछ अनुभव, इन दोनों ने मिलकर एक रास्ता तय किया। और मेरा मानना है कि नियति जहाँ ले जाती है, चीज़ें वैसे बनती चली जाती हैं। तो हम दोनों का योगदान है। सर, आप एक विशेष भाषा की भी पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा भी हमने सुना है। किसी विशेष देश में आप जाने वाले थे, वो क्या इंसिडेंस? नहीं, मैंने बताया कि चूँकि मास्टर्स के टाइम मुझे डैड फेलोशिप मिली। कि जर्मन इंडो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि जर्मनी के बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं। तो आपको जब दूसरे देश जाना है तो तय करना पड़ेगा। लेकिन मैंने चूँकि वो 3 महीने बाद जाना था, लेकिन मैंने 1-1.5 महीने ही सीखने के बाद निर्णय ले लिया कि अब नहीं जाना है और सिविल सेवा की ओर जाना है। इसलिए उसी बीच में छोड़ दिया। वो भी इतिहास हो गया। सर, जीवन में अगर हम देखें तो माता पिता के बाद में जो धर्मपत्नी होती है उसका एक बहुत सहयोग मिलता है और हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा कहा भी जाता है। आपके जीवन में ऐसा कुछ है क्या? निसंदेह रूप से जब आप कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो माँ ही नहीं, मैंने बताया मेरी 4 बहनें हैं, निसंदेह तो माँ का आशीर्वाद, 4 बहनों का आशीर्वाद, वो भी महिलाएं ही हैं।
कई बार हम केवल धर्मपत्नी को ही शख्सियत के पीछे रखते हैं, उसका अपना महत्व होता है और मैं उस बात से कतई वो रखता हूँ। मेरे जीवन में मेरी पत्नी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उससे पहले उस माँ का योगदान है, उन बहनों का योगदान है जिन्होंने बचपन से हमारी शैतानियों को सीखा है, छोटे रहे होंगे, कितना परेशान किया होगा, उन सब के आशीर्वाद, उन सब के प्यार और निसंदेह रूप से धर्मपत्नी का जो स्नेह मिलता है वो जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। तो केवल धर्मपत्नी ही नहीं, मेरे जीवन में जो किसी भी स्तर पर जिन महिलाओं का योगदान है, और महिलाएं ही नहीं, भाइयों का योगदान, पिता का योगदान, गुरु का योगदान, हर व्यक्ति का योगदान, मेरा मानना है कि जो सफल व्यक्ति कहीं पर भी होता है, आप भी जिस जगह पर पहुंचे हैं, आप अपने क्षेत्र में शीर्ष की ओर बढ़ेंगे, तो वहां आप पहुंचेंगे तो केवल आप ही नहीं होंगे, आपकी पत्नी ही नहीं होगी, आपकी माँ ही नहीं होगी, आपका गांव भी होगा, आपका समाज भी होगा, आपके आसपास के लोग भी होंगे जिनकी दुआओं के कारण हम लोग पहुंचते हैं। तो मेरा मानना है हर सफल व्यक्ति केवल एक होता है, लेकिन उसको वहां तक ले जाने वाले प्रत्यक्ष बहुत होते हैं, और निसंदेह रूप से चूंकि पत्नी का समय आपके साथ ज़्यादा बीतता है तो उसकी ज़्यादा भूमिका होती है। सर, मूलतः उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, फिर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको काडर छत्तीसगढ़ मिला। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि नक्सलवाद का नाम सुन करके अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ आने से कतराते हैं या डरते हैं, ये माना जाए। लेकिन सर, आपने छत्तीसगढ़ को चुना, तो क्या कुछ आपके मन में ऐसा लगा कि बहुत सारी चुनौतियां होगी आपके सामने, क्या सोचा था? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात में स्पष्ट कर दूं कि चुनने वाला विकल्प आपके पास बहुत नहीं होता है। जिस हिसाब से काडर का एलोकेशन होता है, आपकी रैंक आती है और प्रदेश तय होते हैं, तो उस प्रेफरेंस में जब आप जहाँ पर फंसते हैं वो आपको काडर मिलता है, ठीक है। हाँ, मैं शुरुआत से ही थोड़ा प्रयोगधर्मी टाइप व्यक्ति रहा, तो मुझे मन में ये था कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ से लोग थोड़ा सा डरते हो। तो मुझे जब छत्तीसगढ़ मिला तो मैं बहुत खुश था कि जहाँ सामान्यतया लोग सुन के डर जाते हैं, मैं वहाँ जाके काम करूँगा। स्वाभाविक है, माँ है, बहन है, पत्नी है, भाई है, पिता है, इन सबको एक डर लगता है जब सुनते हैं। जब छत्तीसगढ़ के बारे में सुनते ही दिमाग में लोगों की ये हो कि रायपुर एयरपोर्ट पे आप उतरोगे और आपको लोग पकड़ लेंगे, ऐसा भाव लोग रखते हों। ऐसे समय में आना, थोड़ा सा परिवार वालों को चिंता थी, लेकिन मैं पूरी तरह से रोमांचित था। और अभी तक का करीब 7वां ये कार्यक्षेत्र है मेरा। मैंने सहायक कलेक्टर रायगढ़ के रूप में काम शुरू किया, उसके बाद अनुभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली रहा, फिर सीओ जिला पंचायत दंतेवाड़ा के रूप में मेरी पदस्थापना हुई। तो उस समय मेरे घर वालों को और डर बढ़ा, चूंकि दंतेवाड़ा नाम सुनने में डर था। मेरी पत्नी दिल्ली में थी, वो देखने आई थी कि मेरा पति ठीक है कि नहीं है, और उस समय वो उस पे थी, प्रेगनेंसी लीव पे थी जी। तो वो आई थी 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसको दंतेवाड़ा इतना अच्छा लगा कि हम दोनों ने निर्णय लिया कि आने वाली संतान हमारी अब दंतेवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगी। और मुझे ये बताते हुए आज अच्छा लगता है कि वो मेरी पहली बिटिया दंतेवाड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से हुई है। तो ये जब मैसेज की एक दंतेवाड़ा जिससे इतना डर रहे थे, बिटिया भी वहीं हुई है, जब घर के लोगों को ये जानकारी मिलना शुरू हुई तो लोगों में एक भय जो था वो अपने आप खत्म होना शुरू हो गया। और आज मुझे लगता है मेरे नाते रिश्तेदारों में छत्तीसगढ़ आने की एक वो रहती है कि 4 दिन किसी अच्छी जगह चलना है तो छत्तीसगढ़ चलना है। तो ये परिवर्तन जब लोग आते हैं, और मिक्सअप यहाँ के लोग इतने सरल हैं, यहाँ की संस्कृति इतनी विविधतापूर्ण है, जब इसको देखते हैं तो यहाँ से एक लगाव होता है। तो मुझे लगता है कि भले ही नियति ने मुझे छत्तीसगढ़ का डर दिया हो, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ हमारा वन क्षेत्र है, तमाम चीज़ें हैं जिनमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि काम कितना हुआ। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो जिन चीज़ों को लेकर हम जब तैयारी करते थे, सिविल सेवा परीक्षा में जाते थे, जिन चीज़ों को लेके हमने तैयारी शुरू की थी, जिस उद्देश्य को, उसको पूर्णता मिलती, सार्थकता मिलती, यही दिखाई देती है। जिला पंचायत सीओ के रूप में आपने दंतेवाड़ा में
समय व्यतीत किया, वहाँ आपने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य भी किए। उन कार्यों में कई कार्य ऐसे रहे हैं जिनके लिए आपको अवार्ड भी मिले हैं सर। आप सबसे अच्छा काम और चुनौतीपूर्ण काम किसे मानते हैं जो आपके रहते आपके कार्यकाल में वहाँ हुआ? देखिए, दंतेवाड़ा में काम करना ही चुनौतीपूर्ण है, और उस चुनौतीपूर्ण काम में करते हुए रिजल्ट्स देना उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। और दंतेवाड़ा में मैं जिला पंचायत सीईओ था, हमारे कलेक्टर सौरभ कुमार सर थे। उनके नेतृत्व में जो निर्देश मिला उसको हम लोगों ने बखूबी अपनाया जी। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके ही नेतृत्व में हमने जिले में 13 महीने का मेरा कार्यकाल रहा। उस 13 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड भी था, नेशनल लिटरेसी अवार्ड था, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड था, ये सारे अवार्ड मिले। अब हर काम का अपना महत्व होता है। जिस समय नोटबंदी थी, जिस समय हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे, अंदरूनी लोगों को नकदी की समस्या हो रही थी, ऐसे समय में कतई बीहड़ गांव को पूरी तरीके से कैशलेस करना ये अपने आप में एक वो है। आज किसको ये समझ सकता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम था, लेकिन उन परिस्थितियों में जाकर, उन जगहों पे जाकर उस काम की महत्ता पता चलती है। जेल के लोग, उनको साक्षर करना पूरी तरीके से, और उनको मेन साक्षरता जो लोग आ न जानते हों उनको परीक्षा अभियान से जोड़ना, उसके लिए हम लोगों को नेशनल लिटरेसी अवार्ड मिला। वहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए हम लोगों ने पढ़े दंतेवाड़ा लिखे दंतेवाड़ा कार्यक्रम चलाया, उसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। देखिए, काम हर महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि वो हर काम जो किसी भी चेहरे पर खुशी लाए, किसी भी चेहरे के पे संतुष्टि लाए, वो काम महत्वपूर्ण है। तो ये कह पाना कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है, मुझे तो वहाँ किया गया हर काम महत्वपूर्ण है। फिर राजधानी आप आ गए, राजधानी में भी आपने लंबा समय बिताया? नहीं, मैं दंतेवाड़ा के बाद सीईओ जिला पंचायत धमतरी भी रहा कुछ समय के लिए, सीईओ जिला पंचायत दुर्ग भी रहा। हाँ, पिछले कुछ समय से मैं सीईओ जिला पंचायत रायपुर रहा, और रायपुर का अधिकतम कार्यकाल मेरा कोरोना काल में ही गया। और मुझे इस बात की खुशी भी है और संतुष्टि भी है कि मेरी पदस्थापना उस समय ऐसे जगह पर थी जिसमें मैं बहुत लोगों के लिए कुछ कर सकता था। आज जब मैं पीछे कोरोना काल के 2 चरण देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे संतुष्टि मिलती है। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि सर आपने यहाँ, हमने ये कहा था और आपने ये कर दिया था, या आपको फ़ोन किया था, ये हुआ था। और हम लोगों में एक पूरी सिस्टम, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, नगर निगम कमिश्नर साहब थे, हम चारों की टीम उस समय ये नहीं देखती थी कि हम लोग समय क्या हुआ है। कई बार हम लोग डेट भूल जाते थे, डे भूल जाते थे, लेकिन ये याद रहता था कि कल काम क्या करना है। रात में 2 बजे लौटेगी, 3 बजे लौटेगी, सवेरे 5 बजे लौटना है। वो जो कठिन काल था, निस्संदेह रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन आज संतुष्टि होती है कि उस समय मेरी पदस्थापना वहाँ थी, तो मैं रायपुर में रहकर भी पूरे प्रदेश के लोगों के लिए काम कर पा रहा था। तो ये संतुष्टि मुझे एज ए सीईओ जिला पंचायत रायपुर की सदैव रहेगी। चुनौतियाँ तो हर इंसान के जीवन में रहती है, आपके भी जीवन में थी, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी पदस्थापना हुई, अधिकतर जगह ऐसी रही जो चुनौतीपूर्ण रही। रायपुर में आप थे, लेकिन उसके बाद जब आपको यहाँ भेजा गया, स्वतंत्र प्रभार कलेक्टर का देकर के आपको सूरजपुर में भेजा गया, यहाँ पर उस दौरान काफ़ी चुनौतियाँ थी। देखिए, हम प्रशासनिक अधिकारी, अगर आप हमारा मूल विभाग देखेंगे तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ही है। तो हम सारे प्रशासनिक अधिकारी हर स्थिति के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और कलेक्टर का प्रभार हमेशा स्वतंत्र ही होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जब व्यक्ति कहीं भेजा जाता है तो नई जगह होती है, नई चुनौतियाँ होती हैं, नए संदर्भ होते हैं। तो मेरे लिए पदस्थापना वैसे थी जैसे मैं रायपुर में जब सीईओ जिला पंचायत ज्वाइन करने गया था, वैसे जिले में आया, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत कठिन काम या चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए गया। यहाँ के लोगों ने जो प्यार, जो स्नेह, जो सहयोग दिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ज़िले को ज्वाइन किया उस समय 17% की पॉजिटिविटी रेट के साथ हम लोगों ने मैंने ज़िले को ज्वाइन किया था। उसी रात में शाम को 6 बजे मैंने ज्वाइन किया था, और शाम को 7 बजे सबसे पहली कोविड को लेकर ही बैठक हुई थी। और उस बैठक में हम लोगों ने टारगेट रखा था कि सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे लोगों से, समाज का कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, सबसे सहयोग लेकर अगले 15 दिन में हमको अपना पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे लाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआती 3 दिन के अंदर
मैं जिले के सारे सरपंचों से बात कर चुका था, सारे जिले के सचिवों से बात कर चुका था, सारे जनप्रतिनिधियों से बात कर, भले वर्चुअल माध्यम से बात कर रहा था। उसका परिणाम ये हुआ कि हमने 15 दिन का जो टारगेट रखा था वो हमने 14 दिन में पूरा कर लिया। और साथ ही हमने आते ही, क्योंकि रायपुर का भी अनुभव था कि लोगों से इसके सहयोग से किसी भी चीज़ को जल्दी से जीता जा सकता है, हमने लोगों से सहयोग किया कि हमारी जितनी प्रशासनिक क्षमता है हम लगे हैं, लेकिन आपका सहयोग मिल जाएगा तो हम और मजबूत हो जाएंगे। हमने लोगों से मदद की, जब अपील की कि हमें NIV बढ़ाने हैं, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ाने हैं, हमें एम्बुलेंस बढ़ानी है, आप लोग खुलकर आइए। आपको ये जान के खुशी होगी, मेरी एक अपील पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शुरुआत से हम लोगों को निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सहयोग से हमें इस लड़ाई को लड़ना है। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का वो करते हुए एक अपील की, 76 लाख रुपए 3 दिन के अंदर जिले के लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 55 लाख रुपए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने इकट्ठा करके दिया। तो इतना प्यार, इतना सहयोग जिस जिले में मिला हो, मैं मानता हूं कि वहाँ कोई चुनौती नहीं थी, वहाँ तो मेरे लिए सारे लोग तैयार खड़े थे। कोरोना में बहुतों ने अपने अपनों को भी खोया है, इस जिले में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि जैसे किसी भी व्यक्ति का, जब कोई परिवार का व्यक्ति खोता है तो सबसे पहला होता है उसका आर्थिक संबल टूटना। तो अब आप हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जिसको कर सकते हैं उसको तो करें। तो हमने आते ही तुरंत समीक्षा की गई कि जो लोग मरे हैं उसमें से कितने कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, कितने CCL के कर्मचारी हैं, कितने प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी हैं, यानी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए कितने लोग हैं। सरकारी लोगों को तत्काल 9 दिन के अंदर सबको अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई, प्रक्रिया पूरी करके। CCL की भी प्रक्रिया शुरू कराई गई। प्राइवेट जो लोग नहीं दे सकते थे वहां से उनको जितनी राहत राशि हो सकती थी दिलाई गई। उसके बाद एक एक व्यक्ति के इसका सर्वे कर कि वो कहीं जनधन बीमा योजना का हितग्राही तो नहीं है, कहीं शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना का लाभान्वित हितग्राही तो नहीं है, श्रम विभाग का तो नहीं है, नरेगा का तो नहीं है। ऐसे उसकी पूरी प्रोफाइलिंग की गई और उन परिवारों से महतारी दुलारी योजना के तहत लाभ दिया गया और उन सभी को के परिवार के साथ बैठ के कि आप आगे करना क्या चाहते हैं, आपकी कोई जमीन की समस्या तो नहीं है, आपके घर में किसी पेंशन की समस्या, मतलब जो सरकार उनको लाभ दे सकती थी उसका पूरी समीक्षा की गई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 274 लोग यहाँ काल कलवित हुए थे, उनको हमने 877 तरीके से लाभ पहुंचाया। सर, जिस तरीके से देखा गया कि आपके आने के बाद डेवलपमेंट तो हो रहे हैं और वो अमूमन हर कलेक्टर करते हैं अपने ज़िले में, हर सरकार करती है लोगों के लिए, लेकिन सर जो यहाँ के प्राकृतिक स्थल कहना चाहिए, दर्शनीय स्थल कहना चाहिए, उनको संवारने का एक अनूठा कार्य चल रहा है अभी ज़िले में। जिस तरीके से हमारे पास लोग बताते हैं आकर के कि यहाँ का काम उल्लेखनीय हो रहा है। चाहे हम फिर यहाँ बात करें जो पुरानी एक माइंस थी जो बंद हो गई थी, उस क्षेत्र में आप लोगों ने डेवलपमेंट किया है कुछ? देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था सतत चलने वाली प्रक्रिया है जी। हम में से कोई अधिकारी इसको शुरुआत देता है, दूसरा उसको और ज़्यादा पुष्पित पल्लवित करता है, कोई उसको अंतिम रूप देता है। तो मेरा मानना है कि कभी कोई अधिकारी काम नहीं, बहुत ज़्यादा अधिकारी का महत्व नहीं होता है, पूरी व्यवस्था का होता है। हम सब कोशिशें करते हैं कि जो पहले से स्थापित चीज़ें हैं उनमें और कितना गुणात्मक सुधार किया जाए और अगर कहीं पर आवश्यकता है तो इंटरवेंशन करके नई चीज़ शुरू की जाए। जैसे आपने केनापारा बरपारा कोल माइंस की बात की, मुझे याद आता है कि मुझसे पहले के तीसरे कलेक्टर के द्वारा वो काम शुरू किया गया था। मतलब उस बीच में 2 कलेक्टरों ने अपना उसमें क्वालिटेटिव इनपुट्स दिए हैं। बिल्कुल। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पूर्णता की ओर चला जाए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसका ज़्यादा जाना होता है, जिसके टाइम थोड़ा ज़्यादा काम होता है, वो लोग कहने लगते हैं कि इनके द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है, काम व्यवस्था करती है और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम भी हमारा, जो भी हमारे बाद आएगा या जो हम उससे बाद आएगा, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं कि व्यवस्था के तहत जो चीज़ें बनी हैं वो कैसे और ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो सके, कैसे लोगों के लिए रोजगार उत्पादक हो सके, और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि व्यक्ति नहीं व्यवस्था काम करे।
सर मेरे 2 सवाल हैं, एक ही सवाल में दोनों सवाल को मैं शामिल कर लेता हूँ। पर जैसा कि देखा जाता है, मैं आज सुबह से यहाँ पर हूँ आपके ज़िले में, ज़िला मुख्यालय भी मैं होकर के आया। मैंने देखा लोगों की भीड़ बहुत कम है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब हम कहीं भी जाते हैं किसी भी ज़िला मुख्यालय में, तो शिकायत करने वाले लोगों की या उनकी जो समस्याएं रहती है, उन समस्याओं से निदान पाने लोग कलेक्टर के पास आते हैं। यहाँ भीड़ नहीं देखने को मिली, जबकि एक बस मुझे देखने को मिली, जो बताया गया कि आपके लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने बताया कि ये बस पूरे ज़िले का दौरा करती है। क्या खास है उसमें? देखिए, चूंकि पिछले 2 साल कोरोना का समय रहा था, इसलिए चाहते न चाहते कहीं न कहीं जो प्रशासन और नागरिकों के बीच में एक संवाद होना चाहिए था, वो समय की आवश्यकता थी। इसलिए थोड़ा संवाद कम हुआ था। इसलिए हम लोगों ने ज्यों कोरोना पे नियंत्रण पाया, तो सबसे पहला काम लोगों से संवाद करने का किया कि इस पिछले 2 साल में कितने लोग ऐसे हैं जो पेंशन के लिए पात्र हो गए थे, किसी कारण से नहीं हो पाया, कितने लोग थे जो राशन कार्ड में नाम जुड़ना था नहीं जुड़ पाया, कितने लोग ऐसे थे जिनके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे। उसके लिए एक मिशन मोड में जाके 1-1.25 महीने काम किया गया और उसमें हमने अपने अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि इस दिन के बाद से पूरा जिला प्रशासन गाँवों में जाएगा, तो आप सारे लोग इस 1-1.25 महीने में जो पिछला पूरा बैकलॉग किसी कारण से छूटा उसको पूरा कर लीजिए। और सामान्यतः होता है कि लोगों को लगता है कि कह दिए हैं जाएंगे नहीं, लेकिन ठीक उसी तारीख में हमने पूरे जिला प्रशासन ने गांव-गांव में जनसंवाद कैंप लगाने शुरू कर दिए। एक आध शुरुआत में लगा कि लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन वो जो शुरुआत में हम लोगों ने निकलना शुरू किया, उसका परिणाम ये हुआ कि गांव-गांव में जो हमारा मैदानी अमला था, उसने रुकी हुई चीज़ों को काफ़ी कुछ खत्म किया। और बचा खुचा हम लोगों ने जिले स्तर की एक टीम जाती थी, ब्लॉक स्तर, गुरुवार को ब्लॉक स्तर के जनसंवाद कैंप लगते थे। 18 कैंप एक दिन में लगते थे जिले में, गुरुवार के दिन ये ब्लॉक स्तरीय होते थे, और करीब 7-8 जिला स्तरीय जिनमें मैं खुद जाता था। और कई बार तो ये हुआ कि सुबह हम लोग निकले, कहीं रात्रि विश्राम किए और शाम को लौटे। तो कई एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग 17-18 कैंप करके लौटे। तो इस प्रकार से करीब 225 से ज़्यादा जनसंवाद कैंपों के माध्यम से लगभग गांवों को कवर करने की कोशिश की गई, जिसमें 80 के लगभग कैंप मेरे नेतृत्व में ही जिला स्तरीय अधिकारियों के किए गए। अब जब हम लोग कैंप के लिए जाते थे, और जब पूरा जिला स्तरीय अधिकारी जाते हैं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो एक बड़ा काफिला सा हो जाता था जी। वो सरकारी पैसे का भी लगता था, पर्यावरण का भी नुकसान लगता था, और हर गाड़ी में अलग अलग लोग बैठे हैं, संवाद भी नहीं। और कई बार हम लोग दूर जैसे बिहारपुर जाते थे तो 4 घंटे जाने में लगता था, तो उस 4 घंटे में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता था। तो हम सबने तय किया कि हम एक बस में जाएंगे। हमारी एक बस खड़ी थी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, जनसंवाद वाहन का नाम दिया, और उसी बस में बैठकर हम सब लोग जाने लगे। उसी में हमने अपने ऑफिस सेटअप की ऐसी व्यवस्थाएं कर ली, जिसका परिणाम ये होता है कि अब हमारी लगभग बैठ के लगभग काम उसी उसमें हो जाता है। कई समीक्षा बैठक हो जाती हैं, कई इनफॉर्मल चीज़ें जो कई बार नहीं पता चलती हैं, जैसे किसी गांव में गए, वहाँ कोई समस्या आती है तो कई बार हम उनके सामने नहीं कहते, लेकिन बस में बैठते उसका एनालिसिस करते हैं कि समस्या क्या है। किसी ब्लॉक किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है, कुछ चीज़ है, तो उसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो उससे क्या हुआ, लोगों का जो समस्याएं कलेक्ट्रेट आने का था, अब तो कुछ लोग शिकायत ये करते हैं कि साहब मेरा गाँव क्यों छोड़ दिए हैं। अब शिकायत का स्वरूप बदला है। और शिकायत में भी पहले जब शुरुआती दौर में शिकायत मिलती, साहब हमको पेंशन नहीं मिले, हमको राशन नहीं मिले, हमारी मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली, पहले शिकायत ये आती थी। आज शिकायतों ने व्यक्तिगत से सार्वजनिक रूप ले लिया है कि साहब हमारे यहाँ सड़क बनवा दीजिए, साहब हमारे यहाँ ये करवा दीजिए। मतलब अब वो शिकायत की जगह पर मांग में बदलना शुरू हुआ है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने करीब 11,000 के आसपास आवेदन प्राप्त किए थे, और वो 11,000 आवेदनों में लगभग आवेदनों को हमने निराकरण कर लिया है। और जिले में भी हमने व्यवस्था की, जो हम लोग दौरे पे रहते हैं, व्यक्ति आता है दूर से, अगर कोई समस्या लगे तो हमने अपने यहाँ एक जनसंवाद कक्ष बनाया है, जहाँ ब्लॉक की हर टेबल लगी है। अगर व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख पाता तो उसकी एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, और मेरे आने से पहले ही संबंधित अधिकारी से उसका फीडबैक ले लिया जाता है। तो 20% मामलों में तो ऐसा होता है कि मेरे तक आने से पहले उसका निराकरण हो जाता है, और जिनका नहीं होता है उनको समय सीमा में हम लोग रख के निराकरण करते हैं। और इसके भी फॉलोअप के लिए हमने कॉल सेंटर थर्ड पार्टी रखा है, जो लगातार उनके हमने 4 नंबर भी दिए हैं। तो जो व्यक्ति शिकायत करना चाहे वो शिकायत हमारे कॉल सेंटर पर कर सकता है। तो हो सकता है जो व्यक्ति आपको न दिखा हो, वो फोन से अपनी समस्या को सॉल्व करा लिया हो। तो वो जो पैरेलल व्यवस्था शिकायत निवारण की है,
और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही स्पष्ट निर्देश भी है, उनकी इच्छा भी है कि व्यक्ति के पास प्रशासन पहुंचना चाहिए, जन संवेदी प्रशासन होना चाहिए। तो सूरजपुर जिला प्रशासन पूरी कोशिश करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उस विजन को धरातल में उतारा जाए। उनके विजन को धरातल में उतारने की आप बात करते हैं। आपने अभी बात की रात्रि विश्राम की कि कहीं आप जाते हैं और अगर रात्रि विश्राम करना होता है तो अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी अगर बड़ा अधिकारी जिले के दौरे पर जा रहा है, जिले में किसी गांव के दौरे में जा रहा है, तो वहाँ वो रात्रि विश्राम के लिए या तो विश्राम गृह का उपयोग करता है या फिर वो जिला मुख्यालय लौट आता है। लेकिन सर, हमने एक चीज़ नोटिस की है और लोगों से जो हमें पता चला है कि आप कभी भी विश्राम गृह में नहीं रुकते और आप रुकने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जैसे कि कोई हॉस्टल हो, कोई स्कूल हो। इसके पीछे क्या है? देखिए, जैसे बीच में जब हम लोग गए उस समय हमारे हॉस्टल बंद भी थे जी। अब इतने लंबे समय से हॉस्टल्स बंद थे, उनकी पुताई होनी थी, उनकी सफाई होनी थी। अब अगर हमारी व्यवस्था को ये पता हो कि किसी दिन सवेरे फ़ोन आ सकता है कि आज रात में कलेक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ इस छात्रावास में रुकेंगे, तो सामान्यतया जितने छात्रावास हैं वो अपने को अलर्ट मोड में रखते हैं और सामान्य बेसिक व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो एक तो बात ये है, और दूसरी चीज़ सघन गाँवों में, अब वहाँ अगर मैं आपको बिहारपुर की बात करूँ, अगर मैं बिहारपुर एक दिन ही जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ तो ये 7 से 8 घंटे आने जाने में लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं वहाँ एक रात रुकने का प्लान कर लेता हूँ तो मैं 5 गाँवों में और जा सकता हूँ। तो हम लोग रात, और बिहारपुर में विश्राम गृह भी 2 कमरे होंगे और मेरे साथ मेरे सारे जिला स्तरीय अधिकारी 15, 20, 30 लोग होते हैं। तो एक अधिकारी अलग रहे और बाकी लोग सामान्य स्थितियों में रहें तो ये एक थोड़ा टीम भावना को भी तोड़ने वाला लगता है। इसलिए हम लोग साथ रुकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि कई अधिकारी जो कतई रिटायरमेंट के पास हैं, उन्होंने शाम को जब हम लोग इनफॉर्मली बैठे खाना खाने के बाद, जब सब लोग अपनी हॉबी बता रहे थे, कोई गीत गा रहा था, कोई कुछ गा रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, और वो बड़ा अच्छा फील कर रहे थे कि साहब ये बहुत अच्छा है। तो एक जो भय होता है अधिकारी से, जो संवादहीनता की स्थिति होती है, जब हम शाम को साथ में बैठ के खाना खाते हैं, पूछते हैं तो पता चलता है ये बीमार रहता है, इसको ये समस्या है, परिवार की 10 चीजें पता चलती हैं। तो एक जो कई बार जो काम प्रशासनिक तरीके से नहीं हो पाते, लेकिन अगर आपके साथ के अधिकारियों को ये भाव है कि मेरे टीम लीडर ने कोई चीज कही है तो मुझे परफॉर्म करना है, वो जो भाव पैदा होता है वो ऐसे इनफॉर्मल उससे ही होता है। और साथ साथ रहने का लाभ ये भी होता है, अगर आप सारे अधिकारियों को दूर दूर रख दें, आप सवेरे 8 बजे करना चाहते हैं, आपके अधिकारी आते आते आधे घंटे लेट कर देंगे। लेकिन जब सब एक जगह रुके हो, सबको पता है कलेक्टर साहब 7:45 बजे उतर के आ गए हैं, तो वो 5 मिनट में आ जाते हैं। तो समय भी बचता है, एक सद्भाव भी होता है और एक पारिवारिक सा माहौल होता है। और हम लोग भी अब हॉस्टल लाइफ को इतना दूर छोड़ आए हैं तो इसी बहाने अपना बचपन और हॉस्टल लाइफ जीने को मिल जाता है। जो आपने जिस तरीके की बात कही, लोगों के प्रति, लोगों की जो समस्याएं हैं, जिस रूप में आप लोगों की समस्याओं को देखते हैं और उनको सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं लगातार, साथ ही आप अपने अधिकारियों की, अपने साथ में काम करने वाले कर्मचारियों की भी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जैसे भी हो, आप तक अगर वो बात आती है तो आप त्वरित उस पर काम करने के लिए जुट जाते हैं, ये भी हमें पता है। ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं परवरिश से आता है। सर, आप हमें बताएं कि आप जिस परिवार से आते हैं, आपके फादर जिस तरीके से काम करते रहे होंगे अपने समय में, क्या उसका कोई गहरा प्रभाव पड़ा है आपके जीवन में? हाँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी स्तर पे जाता है तो निसंदेह रूप से उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, जिस भाव से उसको का लालन पालन हुआ है, उसका असर निसंदेह उस पर पड़ना है। मैं मानता हूँ कि मेरे माँ, पिता, भाई, बहन सबका मेरे व्यक्तित्व निर्माण में और कहीं न कहीं भाव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं कई बार अपने शिक्षकों के साथ जब बात करता हूँ तो मैं अपने पिताजी का उदाहरण देते ही बताता हूँ कि पिताजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन उनके एक हैबिट में था कि शाम को वो BBC का 8:45 पे रेडियो में समाचार आता था, 9 बजे खत्म होता था। ठीक 9 बजे वो हर कक्षा के एक विषय की सिलेक्टेड कॉपी लेके खुद चेक करते थे, प्रिंसिपल होने के बावजूद, कि कहीं किसी शिक्षक के स्तर पे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। हम लोगों को लगता था कि यार इनका काम थोड़ी है, तो इंग्लिश का टीचर है, इनको अपना इंग्लिश देखना चाहिए, काहे चेक कर रहे हैं।
लेकिन उन कापियों के बहाने वो रात में 9 से 12 बजे तक हम लोगों की टेबल पे ही बैठ के कॉपी चेक करते थे, और सुबह 5 बजे हम लोगों को उठा के 5:30 बजे से फिर उसी टेबल पे बैठ के अपना काम करते थे। कॉपी तो उनकी चेक करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कब पढ़ना सिखा दिया, कब बच्चों की हैबिट में पढ़ाई डाल दी, कब बच्चों की हैबिट में मेहनत करना बता दिया, कब बच्चों को ईमानदारी से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखा दिया, ये उन्होंने अपने काम के माध्यम से कहा। कभी उन्होंने हमसे पढ़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनके काम से हम लोग समझते थे कि पिताजी जब 12 बजे तक जग रहे हैं तो हमारी क्या हिम्मत है सो जाने की। अब वो कब आदत में बदल गया, वो मजबूरी कब आदत में बदली, और आदत कब शौक में बदला, और शौक कब लक्ष्य तक पहुंच गया, उसका परिणाम है कि हम भाई बहन आज ईश्वर की कृपा से सब अपने अपनी अपनी जगहों पर ठीक जगहों पे। और आपने बताया जिस तरीके से बच्चों की बात की, तो बच्चों की बात से एक बात मेरे मन में आई। जिलों में अमूमन देखा जाता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए 1 बार या 2 बार कैरियर गाइडेंस इस तरीके की चीज़ें चलाई जाती है, फिर वो चीज़ें बंद हो जाती है। सतत तौर पर इस ज़िले में देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कैरियर गाइडेंस जैसी क्लासेस चलाई जा रही है। उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप खुद उनसे बातचीत करते हैं, जिले के अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, संवाद एक कार्यक्रम उनके लिए भी रखा गया है। किस स्तर पर है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से हम सबको ये निर्देश रहा है कि इस प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता अगर है तो दिशा देने की है। अगर यहाँ के यूथ्स को सही समय पर सही दिशा दी जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के सूरजपुर जिला प्रशासन ने भविष्य दृष्टि युवा सृष्टि कार्यक्रम संयोजित किया है, जिसमें हर उस माध्यम से बच्चों को, शिक्षकों को मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी जीवन का वो तय कर सके। हमने कोशिश की है और संयोग से जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया है, हर हफ्ते हम लोग कलेक्टर, सीओ, एसपी जो जिसके पास समय होता है वो किसी एक विद्यालय में जाके बच्चों को हर हफ्ते मोटिवेट करते हैं, और एक विद्यालय के बच्चे जिला मुख्यालय आते हैं जी। और इसी प्रकार से कुछ शिक्षकों को बुलाना, उनको मोटिवेट करना, कैरियर संबंधी एक कॉल सेंटर चलाना, कैरियर संबंधी कार्यशाला का आयोजन करना, वर्चुअली बच्चों से जुड़ के, दूरस्थ बच्चों से जुड़ के उनको मोटिवेट करना, इस प्रकार के साप्ताहिक और पाक्षिक कार्यक्रम हम लगातार चला रहे हैं। और जैसा बच्चों में अब उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा एक दिशा में बढ़े। सर मैं ये जानना चाहूँगा, 2 चीज़ें हैं जिसकी चर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। पहली जो बात है वो ये है कि 24 घंटे में समस्या का निराकरण इस जिले में होता है। जिला लेवल पे जो भी चीज़ें होती है, जो भी समस्याएं आती है, उसका निराकरण आपकी टीम 24 घंटे के भीतर करती है। दूसरा, जो बिहारपुर जगह है जिसे ब्लॉक मुख्यालय के रूप में डेवलप किया गया है, ये 2 चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, हर समस्या में नहीं कहा जा सकता कि 24 घंटे में उसका निराकरण होता है। हाँ, 24 घंटे में हम सक्रिय हो जाते हैं, और 24 जिनको हम 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं वो 18 घंटे में खत्म हो। लेकिन जिनमें समय लगना होता है उनकी प्रक्रिया हम शुरू कर देते हैं। जैसे शुरुआत में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनना यहाँ एक कठिन समस्या हुआ करती थी। हम लोगों ने रेगुलर मॉनिटरिंग करके अब स्थिति ये बना दी है कि अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है और टेक्निकली कहीं सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में कोई समस्या नहीं है तो सामान्यतः हम 24 से 48 घंटे में उनको ये सेवाएं प्रदान कर देते हैं जी। तो कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ जितनी जल्दी हो सके उसको तत्काल किया जाए। मान लीजिए कोई दिव्यांग आता है हमारे पास और उसको राशन कार्ड बनना है। अब इसी काम में ये भी कहा जा सकता है कि आप जनपद जाइए, यहाँ करिए, वो करिए, एक प्रक्रिया का समय लेके किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर हमारे पास व्यक्ति आ गया है तो हम उल्टे से काम करना शुरू करते हैं कि पहले तो उस बच्चे का बना क्यों नहीं, उस समस्या में जाना। दूसरा, जिला स्तर पर ही उन लोगों को बुला के प्रक्रिया पूरी करवाना और उसको जब यहाँ से भेजना तो वो प्रक्रिया के साथ भेजना। साथ ही केवल उसका वही नहीं है, भले वो एक चीज के लिए आया हो, उसको और किन चीजों में लाभ दिया जा सकता है उसको भी तत्काल उपलब्धता की ओर बढ़ना। इसलिए कई बार लोग अति उत्साह में उसकी समय सीमा 24 घंटे कर देते हैं। हमारी कोशिश रहती है, लेकिन हर मामले में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उसकी जो रेगुलर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है उसके कारण काफी चीजें
उस प्रकार से हो जाती है। दूसरी चीज जो आपने बिहारपुर कही, वो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से, और ब्लॉक मुख्यालय से भी लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को तहसील बनाने की घोषणा की थी। हम लोगों ने 16 तारीख को ही वहां पर तहसील का निर्माण कर दिया। हमने न भवन का इंतजार किया, पुराने जो पड़े भवन थे उनका जीर्णोद्धार किया, और तत्काल उसी दिन तहसीलदार की नियुक्ति करके उसी दिन से वहाँ तहसील का काम होना शुरू हो गया। जब हम लोग वहाँ जाना शुरू किए, और जैसे मैंने बताया 140 किलोमीटर दूर है, इसलिए पहले शुक्रवार और तीसरे शुक्रवार को मैं स्वयं जिला प्रशासन के पूरी टीम के साथ वहाँ जाता हूँ, क्योंकि वो वन क्षेत्र के 25 ऐसे गाँव हैं जो बिहारपुर से भी 20-20 किलोमीटर दूर है। तो उनको पहले बिहारपुर आना, बिहारपुर से उड़गी आना, उड़गी से सूरजपुर आना, एक बड़ा काम होता है। तो अब लोग यहाँ नहीं आते, अब सारे लोग इंतजार करते हैं पहले शुक्रवार और तीसरे शुक्रवार का, और पहले शुक्रवार को हम लोग रात्रि विश्राम भी करते हैं। तो आसपास के भी 4-5-6 गांव हम लोग उन गांव में घूम के आ जाते हैं। तो भौतिक रूप से क्या सत्यापित हुआ, और जो 4 नंबर हैं हमारी सारी जिला पंचायत, सारी पंचायतों पर लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी जनसंवाद में कुछ कह के आया कि ये काम 3 दिन में हो जाएगा, तो हम लोग ये भी बता के आते हैं कि ये 4 नंबर जो लिखे हैं अगर 3 दिन में ना हो तो आप हमें बता दीजिएगा। तो अगर ग्राउंड का हमारा अमला कहीं पर कमजोर पड़ता है तो उसका भी फीडबैक लोगों के माध्यम से हमको आ जाता है। इसलिए उस काम जब तक वो अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंचता तब तक हम लोग उसको निपटाने में लगे रहते हैं। और आज बिहारपुर में जब हम लोग गए तो देखा कितनी दूरी है, तो फिर हमने वहीं जनपद का भी एक कैंप कार्यालय खोल दिया, जिस कारण से जो जनपद के भी काम है सब वहीं हो जाते हैं। हर विभाग का जो उस एरिया का पदस्थ अधिकारी है वो वहाँ के ऑफिस में बैठता है। तो आज वो केवल तहसील नहीं रहा है, वो एक प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बन के उभर आया है। और साथ में ही वहाँ पर हमने महिलाओं के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया है, अन्य चीज़ों में भी वहाँ पर चीज़ों को बढ़ाया गया है, और भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम हम वहाँ शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं जिले के अच्छे गोठान की बात करूँ तो हमारा आज की डेट में सबसे अच्छे गोठानों में एक बिहारपुर का गोठान है, जो जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर है, और ये मध्य प्रदेश बॉर्डर से जुड़ी हुई जगह है। मतलब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सीमा पर सबसे अच्छा गोठान बिहारपुर का गोठान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी की परिकल्पना है, अगर उसको मध्य प्रदेश के लोग अपने पास के जिले में कहीं देखना चाहें तो बिहारपुर सबसे अच्छी जगह है। ओमिक्रॉन को लेकर के, थर्ड वेव को लेकर के चिंतित है सारा देश, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, कोरोना के मामले में तो मैं एक अपने को थोड़ा सा वो भी कहूंगा कि रायपुर को हमने बहुत नजदीक से देखा है। रायपुर में दोनों चरणों को हमने बहुत नजदीक से देखा है, पूरी व्यवस्था को, समस्याओं को। उसका लाभ लेते हुए 2-3 चरण खत्म होने के बाद ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। आज की डेट में भी हमारी 20,000 किट तैयार है। अगर कहीं पर भी कोई समस्या होती तो तत्काल हम दवा, बच्चों की संभावना थी इसलिए 3,000 के आसपास बच्चों की दवाओं की किट भी तैयार है। हमने अपने स्वास्थ्य केंद्रों को बहुत स्ट्रेंथन किया है। आज की डेट में मेरे सभी लगभग CHCs में जहाँ सामान्यतया 30 बेड की व्यवस्था होती है, आज उन सब में 80 बेड के आसपास की व्यवस्था हमने कर ली है। साथ ही उन संस्थानों से जुड़े हुए जो हॉस्टल्स हैं उन्हीं को हमने भविष्य में कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया है। अगर बगल में हॉस्टल है तो हमने उसमें CCTV कैमरा अभी से लगवा दिया है, क्योंकि वो बच्चों में भी काम आएगा। मतलब हमने टारगेट में उन्हीं हॉस्टल्स को लिया है जो PHC या CHC के समय में कोविड केयर सेंटर बन सकते हैं। हमने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी हिसाब से डेवलप किया है कि अगर तत्काल में मुझे बनाना पड़े तो मैं उस स्वास्थ्य संस्था से जुड़ी हुई संस्था को ही कोविड केयर सेंटर में बदलूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का आता है। उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज जिले में 600 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड, 70 से ज्यादा हमारे पास NIV से जुड़े हुए ICU बेड और लगभग 1200 से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था है, जो जिले की व्यवस्था के हिसाब से पूर्ण रूप से ठीक है। और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए जो एम्बुलेंसेज को जो गाड़ियों को हमने हाट बाजार के लिए लिया है, अगर कोविड की स्थिति आएगी तो समझिए वो 21 गाड़ियां हमारे लिए एम्बुलेंस का काम करेंगी। तो हर प्रकार से, और HR को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमने लगातार मेकाहारा एम्स के लोगों से यहाँ के लोगों की ट्रेनिंग कराई है। बच्चों को कुछ ना हो इसलिए बाल गोपाल हॉस्पिटल भेज के अलग से ट्रेनिंग कराई है। तो उस हिसाब से भी हमारी तैयारी है। और हमने एक स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम जिले में चलाया था,
जिसमें नर्सिंग करे हुए बच्चों को हमने 3 महीने के लिए प्रशिक्षण के लिए अपने साथ विभिन्न संस्थाओं में काम करने को जोड़ा था। वो 200 बच्चे भी आज हमारे साथ अभी प्रशिक्षण की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो वो 200 का एडिशनल मैन पावर, ट्रेन मैन पावर भी हमारे पास है। यूथ के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा वही संदेश है कि अपना लक्ष्य का निर्धारण करिए और लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी से जुटिए, पूरी मेहनत करिए। आपका महत्व इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा है और आप अपनी क्षमताओं के अनुसार ये तय करिए कि आपको अपनी सकारात्मक भूमिका को इस देश और इस प्रदेश के विकास में किस प्रकार से संयोजित करना है। और अगर आप ठान लेंगे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में रोक लेगी। आप सब आगे बढ़ें। ये युवा आने वाले समय में इस प्रदेश का पूरे विश्व पटल पर नाम रोशन करें। और चूंकि मैं सूरजपुर जिले में हूँ, इसलिए सूरजपुर जिले के बच्चों के लिए तो जरूर कहूँगा कि सूरजपुर जिले के बच्चे छत्तीसगढ़ में नाम करें, देश में नाम करें, पूरे विश्व में नाम करें। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक खास शख्सियत से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।